डियर स्टूडेंट, वेलकम। एसवीएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और हम ड्राइंग की बात कर रहे थे। हमने चित्रकला के अंतर्गत मध्यकाल से संबंधित अनेक चित्रों के बारे में पढ़ा था। हमने भीमबेटका की भी बात की थी। इसके अलावा हमने कौन कौन से विषयों पर आदिवासियों ने चित्र बनाए उनकी बात की थी। शिकार के दृश्य हैं उनकी बात की थी। इसके अलावा हमने ये देखा था कि कलर किस प्रकार की, पिछले वीडियो में हमने बात की थी कलर किस प्रकार बनाते थे। तुलिका जो ब्रश है उसका प्रयोग किस चीज़ से करते थे उसकी भी बात की थी। और वो चित्र कहाँ पर बनाते हैं उसकी भी बात कर ली थी। आज हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान देंगे किताब के अंदर लिखा है ये चित्र हालांकि बहुत पुराने ज़माने के हैं। जो अपन को गुफाएँ में मिले हैं, जो भी चित्र हमको गुफाएँ में अलग अलग तरीक़ों से मिले हैं बहुत पुराने हैं, पर इनमें चित्रात्मक गुणों एवं विशेषताओं की कोई कमी नहीं है। चित्र पुराने हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसमें चित्र के वाले गुण नहीं हैं या विशेषता नहीं है, बल्कि वो भी विशेषता इसमें दिखाई देती है। कार्य करने के प्रतिकूल परिस्थितियों, औजारों और सामग्रियों आदि की कमी होते हुए भी इन चित्रों में तत्कालीन पर्यावरण के सामान्य दृश्य आकर्षक रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। देखो, उस समय पर्यावरण कंडीशन भी उनकी जो परिस्थितियाँ हैं वो प्रतिकूल थी, उसके विपरीत नहीं थी, अनुकूल नहीं थी, उनके विपरीत थी, ये याद रखना है। औजार भी कोई खास ढंग के नहीं थे, सामग्री है उनकी भी कमी थी। मतलब इन चीज़ों की कमी होने के बाद में भी आदिवासी ने पर्यावरण से जुड़े हुए दृश्यों को चित्रों के रूप में अंकित किया, ये बड़ी बात है। मतलब तो भी मन के भावों को उकारने के लिए उन्होंने हर प्रकार से प्रयास किए और गुफाओं की दीवारों पर उन्होंने इस प्रकार के चित्र बनाए। फिर लिखा है जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय के लोग बहुत साहसी थे। मतलब चीज़ नहीं है तो भी चित्र बनाए हैं। गुफाओं में प्रकृति भी उनके अनुकूल नहीं है, ठीक है, उनके पास सामग्री नहीं है, औजार नहीं है, तो भी उन्होंने चित्र बनाने के अंदर अपनी रुचि दिखाई। इसका मतलब लोग साहस दिखाने वाले थे, साहसी लोग थे और अपने जीवन का आनंद ले रहे थे। वो अपने जीवन का व्यवस्थित आनंद ले रहे थे, एक व्यवस्थित रूप से जीवन यापन कर रहे थे। यह भी आपको ध्यान रखना है। पशुओं को तो वास्तविकता से भी अधिक तगड़ा और रौबदार दिखाया गया है। बहुत बड़ी बात है कि उस समय उन्होंने पशुओं को असली के रूप में, असली की तरह, और वो भी तगड़ा, मतलब एकदम मजबूत और रौबदार यानी भयंकर, जिसका रौब हो, इस प्रकार के उन्होंने दिखाए हैं। ये लाइन अपने कॉपी में नोट्स के रूप में लिखनी है, ठीक है। तो ये बात आप याद करेंगे। इसके अलावा आप आगे ध्यान देंगे, लिखा है कि यह भी प्रतीत होता है कि आदिकालीन कलाकारों में कहानी कहने सुनने की गहरी रुचि थी। कहानियाँ कहने की या सुनने की इनकी रुचि थी। इन चित्रों में बड़े ही नाटकीय रूप से मनुष्यों और जानवरों को स्वयं को जीवित रखने के लिए संघर्षरत दिखाया गया है। बहुत सारे ऐसे चित्र हैं जिसमें अजीब रूप से मनुष्य अपने जीवन की रक्षा कर रहा है, जानवर भी अपने जीवन की रक्षा कर रहे हैं। इस प्रकार से संघर्ष करते हुए दिखाया गया है। एक दृश्य में कुछ लोगों को तो एक दृश्य में लोगों को, अगर हम बात करें आगे, तो जंगली सांड का शिकार करते हुए दिखाया गया है, ठीक है। एक ऐसा चित्र है जिसमें लोग क्या कर रहे हैं, जंगली सांड का शिकार कर रहे हैं, और इस प्रतिक्रिया के दौरान कुछ लोग घायल होकर इधर उधर पड़े हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो घायल हुए, इधर उधर पड़े हैं, जंगली सांड का शिकार कर रहे हैं। एक अन्य दृश्य में एक जानवर को मौत की पीड़ा से तड़पते हुए और शिकारी को खुशी से उसके चारों ओर नाचते हुए दिखाया गया है। एक दृश्य ऐसा है जिसमें जानवर की मौत हो रही है, उसको पीड़ा हो रही है, वो
मरने वाला है, तड़प रहा है और शिकारी उसके चारों तरफ खुशी बना रहे हैं। इस प्रकार का भी दृश्य हमको वहाँ दिखाई देता है। ऐसे चित्रों से ये प्रकट होता है कि मनुष्यों में जानवर पर अधिकार रखने का भाव पैदा हो गया था। अब देखो, इसमें जानवर मर रहा है, तड़प रहा है, उसके चारों तरफ खुशी व्यक्त कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मनुष्य को लगने लग गया कि जानवर पर उसका अधिकार है और वो जानवरों को अपने अधिकार क्षेत्र में, अपने अंडर में ले सकता है। तो भी लिखा है, देखो यहाँ ध्यान देंगे, लिखा है आज भी अनेक आदिम जाति के लोग ऐसा व्यवहार करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज भी ऐसे ही व्यवहार करते हैं। कैसा कि वे जन्म, मृत्यु, वयस्कता, प्राप्ति और विवाह आदि के समय संपन्न की जाने वाली धार्मिक एवं सामाजिक क्रियाओं को चट्टानों पर चित्रित या उत्कीर्णित करते हैं। भारत हो या और भी किसी स्थान पर जो आदि मानव या आदिम जाति हैं, जनजाति, वो आज भी यही करते हैं। जंगल में जो रहते हैं वो जब भी धार्मिक या सामाजिक क्रियाएं करते हैं, कोई अपने वहाँ कबीले में कोई फंक्शन करते हैं और वो फंक्शन भी जन्म, मृत्यु, किसी भी कारण जो भी क्रिया होती है, उस समय वो क्या करते हैं कि चट्टानों पर कोई चित्र है वो उत्कीर्ण करवाते हैं। ये ध्यान रखना है। वे शिकार है तो जानवरों को आकर्षित करने के लिए मुखौटे पहनते हैं। क्या पहनते हैं वो आदिम जो लोग हैं? मुखौटे पहनते हैं। मुखौटे इसलिए पहनते हैं मुखौटों को, ताकि मुखौटों के माध्यम से जानवरों को आकर्षित कर सके और वो उनके पास में आ सके और उनकी हत्या करके उनका शिकार कर सके। उन्हें मार डालने के बाद खुशी से उनके चारों ओर नाचते गाते हैं। जब मर जाता जानवर तो उसके चारों तरफ क्या करते हैं? खुशी से नाचते गाते हैं। इस प्रकार की जो क्रिया है वो आज भी होती हैं। तो हमें जो गुफाओं में इस प्रकार की चीज़ें मिली हैं तो अपनी ये भी समझ सकते हैं कि उस समय भी आदिम मानव की इस प्रकार की प्रतिक्रिया थी। ठीक है, आगे ध्यान देंगे। जहाँ अकेले जानवरों के चित्र बनाए गए हैं, जहाँ अकेले जानवर मतलब केवल जानवर ही बने हैं, उसमें साथ में आदिवासी या आदिम मानव नहीं बना हुआ है, ऐसे भी खूब सारे चित्र बने हैं गुफाओं में। ठीक है, उनमें आदिकालीन कलाकारों की उत्कृष्ट चित्रण कला स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। ऐसे स्थान जहाँ पर केवल जानवरों के चित्र बनाए हुए हैं और उन चित्रों को देखते हैं तो उस समय के जो कलाकार हैं उनकी कला हमको बढ़िया नज़र रूप से आती है, उनकी कलात्मक चीज़ें हमको दिखाई देती हैं, क्योंकि ऐसे चित्रों में उन्होंने रंग, सामंजस्य और समानुपात दोनों का यथार्थ एवं संतुलित मिश्रण दिखाई देता है। मतलब ये हुआ कि जहाँ केवल जानवरों को बनाया है वहाँ पर उन्होंने रंगों को सही ढंग से मिला करके सही ढंग से अनुपात के रूप में रंगों का प्रयोग किया है, तो सुंदरता आ गई। और चित्रों को समानुपात में बनाया है, ऐसा नहीं है कि कोई अनुपात नहीं है, जिस अनुपात में आँख बनाई है, जिस अनुपात में कान, नाक, पैर, तो वो मतलब सब अनुपात में बनाए उन्होंने। और उन अनुपात की वजह से हमें एक यथार्थता और संतुलन उसमें दिखाई देता है ऐसे चित्रों में जहाँ पर अकेले जानवरों के बने हैं। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि जहाँ पर जानवरों के चित्र बनाए हैं आदिवासी के कलाकारों ने, तो उन्होंने रंग का ध्यान दिया जानवरों के चित्रों में और उन जानवरों को अनुपात में बनाया ताकि यथार्थ और संतुलित लग सके। तो ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे ध्यान देंगे, लिखा है एक दिलचस्प बात ये है कि शैल कला के अनेक स्थलों पर अक्सर नए चित्र पुराने चित्रों पर बनाए गए हैं। खूब सारे ऐसे चित्र हैं जो पुराने जो चित्र थे उनके ऊपर नए बनाए हैं। जैसे मान लो कोई गुफा की दीवार है, उस पर कोई चित्र पुराना बना हुआ था, उस पर नया बनाया हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक जो बात हमारे यहाँ आती है दिलचस्प वाली कि भी वहाँ पर जो चित्र पुराने थे उनकी जगह क्या बनाए? नए बनाए हैं। भीमबेटका में कुछ स्थानों पर चित्रों की 20 परतें तक हैं। भीमबेटका का नाम सुनते आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? एमपी में है। और वहाँ पर एक कुछ ऐसे चित्र हमको दिखाई देते हैं और उन चित्रों को देखें तो वहाँ पर उस चित्रों के नीचे कुल 20 परतें हैं
मतलब चित्र के ऊपर चित्र बनाने की प्रक्रिया में हमको दिखाई देती है कि उन्होंने चित्र के ऊपर जो पुराना हो गया था उसके ऊपर नया चित्र बनाया, इसलिए भीमबेटका में 20 परतें हमको दिखाई देती हैं जो एक दूसरे पर बनाए गए हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर बनाए ऐसे चित्र। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। इसके अलावा अब जो आपको लिखना है कॉपी में वो यहाँ पर लिखना है, ये बात आपको अपनी कॉपी में लिखनी है, यहाँ से यहाँ तक, और ये नोट्स के रूप में जो मैंने पहले लिखा है उनको साथ में नीचे लिखनी है। ठीक है, और इसके अलावा ये भी लाइन लिखनी है आपको, लिख सकते हो आराम से, ज़्यादा काम नहीं, आराम से लिखना है, याद करना है। ये प्रश्न उठता है कि कलाकार एक ही स्थान पर बार बार चित्र क्यों बनाते थे। एक बड़ी बात आती है, क्योंकि जब हम भीमबेटका में कुछ स्थान पर ऐसे देखते हैं कि 20 परतों वाले चित्र हैं, तो आखिर उन्होंने एक ही स्थान पर एक ही जगह पर बार बार चित्र क्यों बनाए होंगे। कुछ ऐसी कल्पना हम कर सकते हैं इसके बारे में। इसका एक कारण तो ये हो सकता है कि जब किसी कलाकार को अपनी रचना पसंद नहीं आती थी तो वह उस पर अपनी दूसरी रचना चित्रित कर देता था। देखो, एक क्वेश्चन तो यहाँ जो आया था कि भाई आखिर उसने किस कारण से एक ही स्थान पर दूसरा चित्र बनाया। तो ऐसी माना जाता है, ऐसी कल्पना है कि अगर आदि मानव ने पहले किसी जगह पर कोई चित्र बनाया है, आदिवासी ने गुफा की दीवार पर कोई चित्र बना दिया और उसको पसंद नहीं आया कि नहीं तो मज़ा नहीं आया, तो उसने उसी जगह पर उसके ऊपर दूसरा बना दिया। ऐसे ऐसे जब भी लगा होगा कि मज़ा नहीं आया या बस सही नहीं है, तो उसकी जगह उसने दूसरा बना दिया। इस वजह से एक ही चित्र के ऊपर खूब सारे चित्र बने हुए हैं, उसकी परतें बनी हुई हैं। तो मेरे हिसाब से यह भी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो दूसरा कारण ये हो सकता है कि वे चित्र और स्थान पवित्र या विशिष्ट माने जाते थे और उन पर कलाकार बार बार चित्र बनाते थे। ये भी संभव है कि भिन्न भिन्न पीढ़ियों के लोगों ने भिन्न भिन्न समय एक ही क्षेत्र में ये चित्र बनाए थे। दो चीज़ें और आती हैं। एक तो मैंने ये बताया आपको कि भाई उनका ऐसा मानना था कि जैसे मान लो एक जगह कोई उन्होंने चित्र बनाया है और उनको क्या हुआ, बढ़िया नहीं लगा है, तो उनके ऊपर और बना दिए। एक तो ऐसा माना जाता है। दूसरा ये माना जाता है कि जिस जगह उन्होंने चित्र बनाया है या जो चित्र बनाया है वो पवित्र हो सकता है। क्या हो सकता है? पवित्र। तो पवित्र होने की वजह से उसके ऊपर और बनाया ताकि पवित्रता या जो जगह है वो साफ़ सुथरी है या उनको एक विशिष्ट स्थान हो सके, स्थान माने। तो जैसे मान लो इस जगह पर उसने कोई चित्र बनाया है तो उसको लगा कि तो बढ़िया है, ये पवित्र जगह है, तो इसके ऊपर और बनाते गए क्योंकि यह पवित्र जगह है। तो किसी स्थान पर ज़्यादा चित्र मिलने के पीछे एक कारण माना जाता है कि वो स्थान पवित्र था, इसलिए उन्होंने वहाँ पर बार बार बनाए। इसके अलावा तीसरा रीज़न हमारे सामने आता है कि एक ही स्थान पर जो चित्र बनाने का जो मेन कारण था कि भी जैसे मान लो एक गुफा है, उसमें किसी आदमी ने चित्र बना दिया एक, फिर जो आदि मानव चला गया, मर गया, उसके बाद वो दूसरा व्यक्ति आदि मानव आया, उसने भी वहीं बना दिया। उसकी जो भी पीढ़ी अगर मान लो है वहाँ रहती है तो उसने भी उसी जगह पर बनाया। इसका मतलब एक ही स्थान पर आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं उन्होंने भी चित्र तो बनाया हो सकता है ना। जैसे मान लो आपने अपने घर के दीवार पर कुछ चित्र बना दिया और किसी और ने भी बना सकते हैं, उसी जगह पर बना दिया। ठीक है, आने वाले समय में 100 साल 200 साल फिर किसी ने उसी जगह पर बना दिया। तो ऐसे भी हो सकता है, ऐसा भी उनका मानना है कि इस वजह से भी एक जगह पर इस प्रकार के खूब सारे चित्र मिलते हैं। इस प्राक ऐतिहासिक चित्रों से हमें तत्कालीन मनुष्यों, उनकी जीवन शैली, उनका खान पान, उनकी आदतों, उनकी दैनिक गतिविधियों, यहाँ तक कि उनके मन मस्तिष्क तथा चिंतन को जानने समझने में सहायता मिलती है। देखो, हमें गुफाओं में जो ऐतिहासिक और बहुत प्राचीन समय के जो भी चित्र मिले हैं पुराने समय के, इसका मतलब ये हुआ कि भाई उन चित्रों को देख करके हम उस समय के जो मानव थे, मनुष्य, उनकी जीवन शैली के बारे में पता लगा सकते हैं। उनके जीवन के बारे में हमको पता लगने लग गया कि उनका जीवन कैसा था, उनका खान पान किस प्रकार का था, कि आखिर वो किस प्रकार की चीज़ें खाते थे, किस प्रकार शिकार करते थे, उनकी आदतों के बारे में पता लगा। उनकी दैनिक जीवन की जो गतिविधियाँ थी वो पता लगी हमें, और यहाँ तक कि उनके मन मस्तिष्क और चिंतन में क्या था, क्या सोचते थे,
किस विचार के बारे में उनका या किस चिंतन को वो जानते थे, मस्ती किस प्रकार चलाते थे, उनकी बुद्धि किस प्रकार की थी, वो भी हमको पता लगती है। तो हमने इसकी भी बात कर ली। फिर लिखा है कि प्रागैतिहासिक काल के अवशेष विशेष रूप से अनेक प्रकार के पत्थरों के हथियार, प्रागैतिहासिक काल के अवशेष विशेष रूप से अनेक प्रकार के पत्थरों के हथियार, औजार, मिट्टी के खिलौने और हड्डियों के टुकड़े मानव सभ्यता के विकास के महान साक्ष्य हैं। जब हमने अलग अलग जगहों पर खोज की, हमें प्रागैतिहासिक काल के कुछ ऐसे अवशेष मिले हैं। अवशेष में क्या क्या मिला है? एक तो हमको हथियार मिले हैं पत्थर के, औजार मिले हैं, मिट्टी के क्या मिले हैं, खिलौने मिले हैं और हड्डियाँ मिली हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि शुरुआत में मानव सभ्यता किस प्रकार की थी और ये प्रमुख मानव सभ्यता के विकास के प्रमुख साक्ष्य है। इन चीज़ों को देखकर लगता है कि मानव किस रूप से अपना विकास करता गया है और आज कितना खतरनाक और कितना आविष्कारक बन गया है कि नई नई चीज़ें आविष्कार करता रहता है। तथापि उन सबसे अधिक महत्वपूर्ण तो ये शैल चित्र हैं। सबसे इन्हीं जगहों पर ये चीज़ें मिली, हथियार हैं, मिट्टी के खिलौने हैं, हड्डियाँ हैं। इनसे भी जो बढ़िया चीज़ हैं वो तो है कि भाई यहाँ चित्र मिले हैं आदि मानव के, और जो आदिकालीन मानव हमारी अमूल्य धरोहर के रूप में हमारे लिए छोड़ गया है। आदि मानव ने इन गुफाओं के अंदर चित्र बनाए हैं जिससे उनके बारे में, उनकी भावनाओं के बारे में, उनकी आदतों के बारे में और उनकी गतिविधियों के बारे में पता लगा है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, ताकि हमने उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में समझ लिया है कि आखिर उनका जीवन किस प्रकार का था। तो आपको अपनी कॉपी में कुछ लिखना है, तो मैं जो अंडरलाइन कर रहा हूँ वो अपनी कॉपी में नोट्स के रूप में लिखेंगे। तो एक तो आपको ये लिखना है यहाँ से कि भाई आखिर इन चित्रों के माध्यम से हमें क्या क्या जानकारियाँ मिलती हैं, हम उनके बारे में क्या जानते हैं। ठीक है, और ये पूरी बात जो आपके यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, वेरी मोस्ट है और समझने वाली और ध्यान रखने वाली है, यहाँ तक लिखना है आपको। ठीक है, तो ये 5 लाइनें आपको लिखनी है अपनी कॉपी में, बढ़िया राइटिंग में, सुंदर रूप से, और आप लिख भी सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसको आप लिखो, याद करो इसको कॉपी में बढ़िया राइटिंग के अंदर व्यवस्थित रूप से। ठीक है, अगर मैं आगे और बात करूं तो आदि मानव के खूब 2-3 चित्र हैं आपके सामने, वो भी प्रस्तुत कर लेते हैं। तो देखो, ये आदि मानव का चित्र है। ऊपर क्या लिखा है? शिकार का दृश्य। ये आपको कौन सा दृश्य दिखाई दे रहा है? शिकार का, शिकार करते हुए। ठीक है, इसमें लोग क्या कर रहे हैं? एक भैंसे को मार रहे हैं। ठीक है, भैंसे को क्या कर रहे हैं? एक मार रहे हैं, और कुछ घायल लोग भी इधर उधर पड़े हुए हैं, वो भी दिखाए हैं। तो मेरे हिसाब से आपको लग रहा होगा कि जो आदि मानव चित्र बने किस प्रकार के हैं, आज से काफ़ी साल पहले। हम इसका वर्णन भी कर लेते हैं। तो लिखा है, मध्य पाषाण युग के चित्रों में शिकार के दृश्य बहुलता में पाए गए हैं। खूब सारे बने शिकार के दृश्य। एक ऐसा ही दृश्य जिसमें लोगों का एक समूह भैंसे को मारते हुए दिखाया गया है। भैंसे को मारते हुए कुछ घायल व्यक्तियों को इधर उधर पड़ा दिखाया गया है। इधर नीचे इस प्रकार से स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई दे रहा है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन ऐसा हमको याद रखना है। और चित्र को हम जब पूरा देखते हैं विस्तार से, और तो हमको वैसे ही नज़र आता है। ये चित्र अंकन की कला में श्रेष्ठता का प्रदर्शन करते हैं। इसका मतलब उस समय किस प्रकार की श्रेष्ठ चित्र बने थे उसकी बात हमारे सामने आती है। तो आप अपने कॉपी में ये अभी नोट करेंगे। ऊपर लिखना है आपको शिकार का दृश्य। ठीक है, पहले आपको इस शिकार का दृश्य हेडिंग लिखना है। उसके बाद में ये लाइनें, आपको 3 लाइनें लिखनी है अपनी कॉपी में। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आपको ये लिखना है। तो वीडियो को रोक कर आराम से लिखो। अगला जो दृश्य दिखाई दे रहा है, लिखा है नृत्य का दृश्य। किसका दृश्य? नृत्य दृश्य। इसमें देखो क्या दिखाई दे रहा है, आपको ध्यान से चित्र देखना है। आदि मानव कौन से चित्र बनाए हैं? ये जो नृत्य का दृश्य आपको दिखाई दे रहा है, लोग डांस कर रहे हैं। आदि मानव क्या कर रहे हैं? डांस कर रहे हैं।
ठीक है। तो इस प्रकार के आदि मानव के चित्र हमको मिलते हैं। इसकी भी बात कर लेते हैं कि आखिर ये कहाँ मिला है, तो ध्यान देंगे। लिखा है कि इस दृश्य में एक दूसरे का हाथ पकड़कर, देखो हाथ पकड़े हुए हैं ना, ये आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं, तो एक दूसरे का हाथ पकड़कर नृत्य करती हुई आकृतियाँ दिखी गई। ये आकृतियाँ हैं ऐसी जो एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए हैं। वस्तुतः यह एक ऐसा विषय है जिसे बार बार दोहराया गया है। ऐसा खूब सारे दृश्य बने हुए हैं जिसमें हाथ पकड़े हुए क्या कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। तो ये इससे संबंधित खूब सारे चित्र बने हुए हैं। बहुत सारे चित्र ऐसे हैं जिसमें नृत्य कर रहे हैं। नृत्य का ये दृश्य हमें उत्तराखंड के लखुड़ियार के पाषाण दृश्य की याद दिलाता है। हमने पाषाण दृश्य के बारे में पढ़ा था, उत्तराखंड के लखुड़ियार के बारे में पढ़ा था, चित्र भी देखा था पिछले वीडियो में। वैसा हमको यहाँ पर भी नज़र आता है। तो ये भी आपको अपने कॉपी में लिखना है। ऊपर लिखना है नृत्य का दृश्य, उसके बाद में 2 लाइनें आपको लिखनी है बढ़िया राइटिंग के अंदर, और इसी के साथ में आपका लेसन हो गया पूरा। तो इसके साथ में आपका पाठ हो जाता है पूरा। हमने पूरे पाठ की बात कर ली है। आपको लिखने के लिए भी कहा है नोट्स के रूप में, ठीक है। आपको एक कार्य करना है, जब भी स्कूल खुलेगी तब आपकी कॉपी चेक करेंगे तब आपका होना चाहिए। तो ये आपको अभी कॉपी में लिखना है। आगे हम नए लेसन की शुरुआत करेंगे, और आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, आपने ध्यान से सुना होगा, देखा होगा, काम भी किया होगा। तो घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ाई करिए, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और शेयर भी करना है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो में बने रहने की वजह से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।